ओके, तो अपन शुरू करें। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? प्लीज बता दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। ओके Yes, sir. ओके Yes. फाइन। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। अपन ने लास्ट टाइम एनसीईआरटी की किताब फिनिश कर ली थी 6th क्लास की, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी 7th क्लास एनसीईआरटी, राइट? 7th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। तो हम पॉलिटी से डील कर रहे हैं, विवेक सर ज्योग्राफी से, और दूसरे जो सर है वो अलग अलग एनसीईआरटी के साथ डील कर रहे हैं। सो आवर एरिया इज पॉलिटिकल साइंस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग ये कि अभी तक अपने जो भी पढ़ा है वो प्लीज़ आप उसका रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ आप उसके नोट्स वगैरह निकालिए। अगर कोई डाउट वगैरह है तो जरूर पूछिएगा। इस टाइम से हम कोशिश करेंगे कि और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मैं जो अपना यूट्यूब है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक वगैरह डलवाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस भी कर पाए, राइट है? सो मेंस के भी कर पाएंगे और आप प्री के भी कर पाएंगे। ओके, सो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो कि अपन बाद में इसके ऊपर काम करेंगे, फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्वालिटी, राइट? सो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है? और इक्वालिटी डेमोक्रेसी में किस तरह से होती है और किस तरह से नहीं होती है, क्या क्या टूल्स है जिसके थ्रू हम इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट? व्हाट आर द वेरियस टूल्स थ्रू विच वी कैन एक्सरसाइज द इक्वालिटी। इट्स काइंड ऑफ फंडामेंटल, राइट? हम इसको किस तरह से अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, थ्रू विच टूल्स, राइट? सो चैप्टर का नाम ही इक्वालिटी, ओनली इक्वालिटी। सो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड, राइट? टेक्स्ट बुक 7, राइट? सो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्यों, मतलब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो अपने को ही क्लियर होना चाहिए। देखिए, अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? अगर इनइक्वालिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट द इक्वालिटी, राइट? अगर इनइक्वालिटी कहीं पर नहीं है तो हम इक्वालिटी के बारे में बात क्यों करेंगे? लेट्स से द 4 और 5 पर्सन, कोई किसी का हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, कोई किसी की स्किन का कलर अलग है, किसी का अलग है, और यदि उसमें कोई बहुत भेदभाव नहीं है तो क्या हम वहां पर इक्वालिटी की बात करेंगे? नहीं। अगर वहां पर भेदभाव है या फिर वहां के लिए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है तो अपन क्या कहेंगे कि यार वहां की जगह इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट, दैट इज व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट द इक्वालिटी, राइट? That is the first thing. Second thing which I want to discuss with you कि इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इम्पार्ट की गई है, या फिर इक्वालिटी का जो आर्टिकल हम बात करते हैं कि भाई 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी की बात करते हैं, तो भाई किस तरह से इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इम्पार्ट की गई है, किस तरह से हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी इंश्योर की जाती है, राइट? आपको पता है कि दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, राइट? इक्वालिटी में जो 14 से लेकर 18 तक है, जैसे 12 से 35 तक होते हैं, लेकिन अभी इक्वालिटी की अपन बात कर रहे हैं तो अपन अभी बात करेंगे सिर्फ 14 से लेकर 18 के बीच में जो राइट इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हाउ दीज राइट्स इम्पैक्ट आवर लाइफ। ओके, सो हम स्लोली इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंडिया आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? है क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री, अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या करते हैं, वी इलेक्ट आवर लीडर्स एंड आवर लीडर्स
टॉक अबाउट दी पॉलिसीज और फॉर्मुलेशन वगैरह करती है, जो भी गवर्नमेंट वगैरह बनाती है उन्हीं को हम इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, राइट। सो क्या इट इज अ फॉर्म ऑफ दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा ही निकलती है, ठीक है। आप खुद इलेक्ट करते हैं आपके लीडर्स को ताकि वो आपके लिए काम करे। सो आपके पास डेमोक्रेसी है, आपको पता ही है। और अपन ने लास्ट में पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था कि भाई एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अपन ने बात की थी कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। लोगों का पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो वो एक डिक्टेटरशिप बन जाएगी। डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाएगी। डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि भाई एक व्यक्ति राजा है और उसी का ही काम चलेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि महेश्वरी क्या बोलती है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, मतलब इनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ कि कल से मोदी जी बोले कि भाई अब हमारे देश में अगली 1 जनवरी से किसी के अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते अगर डिक्टेटरशिप है तो। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप नहीं है तो आप क्या करोगे? आप प्रोटेस्ट करोगे, आप कुछ फाइल करोगे, पिटीशन करोगे, और बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास राइट से सारी चीज़ है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप कंट्री है तो वहाँ पर आपके पास ये राइट नहीं होते हैं, राइट। सो अपन ने इंक्लूड किए थे क्या? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो पॉलिसीज होती है, वो शायद हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बन सकती है, राइट। हो सकता है कि वो एलीट क्लास लोगों के लिए बन सकती है, बड़े बड़े पैसे लोग, सूटकेस की सरकार के लिए पॉलिसीज बन सकती है, गरीब लोगों के लिए नहीं बन सकती है, ठीक है। और क्यों करना चाहिए? हम कोई रेजोल्यूशन है उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए भी हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स है। साथ ही साथ अपन ने बात की थी इक्वालिटी और जस्टिस की। भाई 2 व्यक्ति है, लेट्स से एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या स्पेशल चाइल्ड है और एक नॉर्मल चाइल्ड है। अगर उनके बीच बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है तो ये व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है, इसकी यूनिकनेस है, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, जो एक विकलांग चाइल्ड है, उसकी जो यूनिकनेस अपन बोलेंगे उसको ठेस पहुंचेगी और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेट होता रहेगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए भाई साहब। दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति पैसे वाला है भाई साहब, तो उसके साथ ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके साथ इंसल्ट भी नहीं होना चाहिए, उसकी बात भी सुनना चाहिए। साथ ही साथ जस्टिस की अपन ने बात की थी कि बाई चांस किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसके साथ जस्टिस होना भी चाहिए। तो पता चले उसकी FIR ही नहीं लिख रहे हैं, आप SP हो और आपने बोल दिया कि ठीक है भाई एक छोटी सी पुअर लोगों की, गरीब लोगों की FIR आई है, क्या ही लिखना, FIR आई है, क्या ही लिखना, छोड़ दो यार, ठीक है। तो क्या होगा? उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। सो ये सारे कितने थे? दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स थे। तो अब इक्वालिटी इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग। अगर फॉर एग्जांपल मान ली इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ना तो आपकी FIR लिखी जाएगी, ना ही आपको कोई कुछ हुआ तो आपको कोई एडवोकेट नहीं दिया जाएगा, राइट है। जिसे लीगल एड जो बोलते हैं ना, कौन सा नालसा करके आया था, नेशनल नालसा करके आया था, एक एक्ट है शायद 1987 में आया था। उसके थ्रू क्या विमन को अगर उनके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है तो उनके लिए एक एडवोकेट की अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, राइट। इसी तरह से SC कम्युनिटी का कोई व्यक्ति बिलोंग करता है और उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसका केस लड़ने के लिए भी एक वकील को अपॉइंट किया जाता है भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा, राइट। ये एक्ट इस तरह से बात करते हैं ताकि क्या कर सके, ताकि यहाँ पर जस्टिस इंश्योर किया जा सके। ऑलराइट, लेट मी सी हु इज कमिंग। ओके, वेल, सो यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। ओके, फाइन। सो अगर आवाज क्लियर ना हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बीच, राइट। Anyway, now we are going to talk about the equality कि भाई इक्वालिटी है तो, लेकिन किस तरह से कह सकते हैं कि हाँ इक्वालिटी है। लेट्स टॉक अबाउट द इक्वालिटी। राइट टू वोट। आपको पता है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बाय UPSC एंड UPSC आज दैट कि राइट टू वोट इज काइंड ऑफ राइट। किस तरह का राइट है?
क्वेश्चन ऑप्शन में थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट था, और कुछ ऐसे ही था, लेट्स से स्टैट्यूटरी और समथिंग समथिंग, और बोल सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ठीक है, तो उसमें सही ऑप्शन क्या दिया था, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दो यहाँ पर डिबेट होता रहता है, और जो नो द हिंदू के कॉलम वाले और जो बड़े बड़े एडवोकेट वगैरह होते हैं वो लिखते रहते हैं कि एक लीगल राइट है, लेकिन चूंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन व्हिच इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, और यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो हमको यूपीएससी का आंसर ही आपको सही मानकर चलना है। अगर बाद में आप बड़े आईएएस या कलेक्टर कुछ बन जाते हो, सेक्रेटरी बन जाते हो, तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि भाई ये चीज पर डिबेट हो रहा है, तो महोदय जी, प्राइम मिनिस्टर जी, इस बात को क्लियर कीजिए कि भाई ये हमारा राइट टू वोट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। सो फॉर द टाइम बीइंग, टाइम के लिए, अभी के लिए हमको समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। अपने को सबको पता है कि भाई जो लोग 18 साल के हैं और इंडिया के लोग हैं, और वो जो 1951 में जो कुछ कंडीशन दे रखी हो, इन सारी चीज को अगर फुलफिल करता है, तो वो व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है, राइट। So, in a democratic country, अपन ने बात की थी, like India, all the adult, irrespective of the religion they belong to and how much education they have had and what caste they, मतलब क्या है भाई, किसी के साथ क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप गरीब हो या पुअर हो, ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, एजुकेशन, पुअर बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीजों को ध्यान नहीं रखा जाएगा, और आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, राइट टू वोट आपको दिया जाएगा, so that you can exercise your right to elect your representative, ठीक है, और वही आपके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो भाई कहने की बात यह है कि आप एक व्यक्ति है, सो वन व्यक्ति वन वोट इज इक्वल टू वन पर्सन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आल्सो एम्फसाइज्ड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हमेशा कहते थे कि भाई साहब एक व्यक्ति के लिए एक वोट होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर, ठीक है भाई साहब। ऐसा नहीं कि अंबानी है तो उसको चलो भाई पैसा है एकदम मस्त, उसको 4 5 25 30 50 वोट दे दो, और गरीब एक ऑटो रिक्शा वाला है उसको एक वोट दे दो, लो, ये कहाँ पे इक्वालिटी होगी वैसा नहीं ना। लेकिन हमारे देश में चूंकि संविधान है, और हमारे पास ये है कि भाई हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे, राइट। तो इसके थ्रू हम एक इक्वालिटी की फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यस देयर इज इक्वालिटी है, राइट। और अपन ने एक और भी बात की थी जिसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब ये है कि भाई साहब जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक है तो उनको वोट देने का अधिकार है, राइट। एज ए इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी, एक इसेंशियल पार्ट होता है। अगर मान लीजिए कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है? अरे ऑफकोर्स नहीं भाई साहब, जब आप वोट ही नहीं दे सकते हो तो बताओ आप कैसे आपके लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं? And this is the most important line from the NCERT, क्या है? The idea of the universal adult franchise is based on the idea of इक्वालिटी। कौन सी एग्जाम कंडक्ट की गई थी बट यूपीएससी, आई डोंट नो कौन सी एग्जाम में था, बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था ये लाइन यहाँ से कि तो ये जो आइडिया है, किसका आइडिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। व्हाट वाज द राइट आंसर? राइट आंसर था वहाँ पर इक्वालिटी। प्लीज रिमेंबर, राइट। सो इक्वालिटी के आधार पर ही ये जो अपना आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो स्टैंड करता है, right? See, because it states that every adult in the country, irrespective of the faith and communities he or she belongs to, has one vote, जो अपन ने बात की, right? So this is what is about the right to vote. Now let us talk about some kind of inequality, some type of inequality कि किस तरह से होती है inequality, right? तो देखिए थोड़ा सा अभी तो हम इसमें बात करते फिर बता दें कि किस तरह से अभी तो अपन ने बात की कि इक्वालिटी किस तरह से होती है, कि अपन फील कर सकते हैं, और आगे और भी अच्छे से हम इसके बारे में बात करेंगे जैसे अपन प्रोग्रेस करेंगे आगे। Well, now we are going to talk about the kind of inequality, or we can say hidden inequality, किस तरह से होती है। देखिए, one of the more common forms of inequality। Now अब हम
एक असमानता की बात कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए, असमानता की बात कर रहे हैं हम, इनइक्वालिटी की, राइट। इंडिया, इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम, आपको पता है कास्ट सिस्टम, एंड कास्ट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ण सिस्टम, राइट, राइट। हाउ इट इज डिफरेंट, कैसे डिफरेंट, आप जाइए 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 एनसीईआरटी पढ़िए, आपको पता चलेगा। वर्ण सिस्टम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ पे आपको समझ में आए, राइट। सो मैंने अभी इसलिए आपको इसलिए बताया था कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज, देखिए आप पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आपकी बत्ती जलना चाहिए कि हाँ भाई कास्ट सिस्टम, तो तुरंत आपको कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, तो आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ पॉलिटी के बारे में नहीं सोचोगे, अरे भाई ये भी सोचो कि कास्ट सिस्टम का यूज किया, मतलब अपन कहाँ कहाँ पढ़ते हैं कास्ट सिस्टम, अच्छा सोसाइटी में पढ़ते हैं, अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और कहीं जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ जगह लिख कीजिए आप। ऑलराइट, खैर चलिए बैक टू आवर पॉइंट। पॉइंट ये है कि योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। देखिए जब जन्म लेते हैं ना, आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन से कास्टिक हो, लेकिन जो सोसाइटी होती है ना वो आपको फील कराती है, महसूस कराती है। कब कराती है? जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, लाइक 2 साल के हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी कम्युनिटी में आप जन्म लिए हो, लेकिन जब 5, 7, 8 साल 9, 10 साल के और क्लास स्कूल वगैरह कॉलेज वॉलेज चले गए और फिर एक एडल्ट बन गया 18 और 21 के बीच, तो आपको पता चली जाएगा कि अरे भाई भारत माता की जय छोड़ो तो बोलो जय हिंदू, कोई बोलेगा नहीं जय इस्लाम, जय महाराष्ट्र, कुछ भी, मतलब एक तरह से एक अपनी आइडेंटिटी आपको फील होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और समटाइम रीजनलिटी, जिस आप रीजन से बिलोंग करते हो वो आपको एक आइडेंटिटी तरह लगने लगती है, राइट। सो ये किस तरह से इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होती है, लेट्स सी अब क्या होगा। देखिए भाई साहब, ये होता है कि इफ यू लिव इन द अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन द कास्ट। आपको लगता है कि अरे भाई साहब हम तो सिटी में रहते हैं, कोई कास्ट वास्ट नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, जब यदि आप पेपर पढ़ते हो तो एक मैट्रिमोनियल साइट भी आती है, मैट्रिमोनियल टाइप का इस तरह का पेज, देखिए मैट्रिमोनियल की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह का पेज आता है, किसमें, अरे भाई साहब पेपर में आएगा, द हिंदू पेज पे, द हिंदू में भी आता है, देखिएगा कभी ठीक से। खैर मैं तो नहीं देखता, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप भी मत देखिए। बट टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, अगर आपको इनइक्वालिटी को समझना है तो आपको ये चीज देखना है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, लेकिन ठीक से आपने गौर नहीं किएगा। देखिएगा इसको, शोज फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इंपॉर्टेंट इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड्स ऑफ द हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड, भाई जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, इंजीनियरिंग की है, आईआईएम से पास आउट है, बड़े बड़े लोग हैं, एमबीबीएस वगैरह है, लाखों में सैलरी कमा रहे हैं, फिर भी वहां पर कास्ट सिस्टम, वहां पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। दलील, अब ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि पेपर की एक स्क्रीनशॉट लिया गया, तो देखो यहाँ पे लिखा, ये अलायंस करके लिखा, इनवाइटेड फॉर 32 मिस व्हाट ये फेयर एंड ये ला ला ला, ये सब लिखा है, यहाँ एड्रेस वगैरह लिखा है, एमबीए बॉय वर्किंग एंड दिस। ये क्या है भाई? ये वही जा रहा है कि हमको ये इतनी एज है, ये है, हमको वो चाहिए, हमको फलाना चाहिए, हमको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख लो, तमिल ब्राह्मण, ये देखो व्हाट इज दिस, इज अ कास्ट सिस्टम। अब किसी ने बोला यहाँ पे क्यों ना भी तुमने ओपन लिखा कि भाई ओपन कैटेगरी है, कोई भी आइए और हमको ग्रूम चाहिए या फिर ब्राइड चाहिए, हमको दुल्हन चाहिए, व्हाई दे हैव रिटन, नहीं उन्होंने नहीं लिखा। तो ये क्या, दिस शोज द हाईली एजुकेटेड पर्सन आल्सो प्रैक्टिस इनइक्वालिटी, वो लोग भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं। सो थिंग इज दैट कि भाई इनइक्वालिटी होती है वो रूरल और रूरल गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये पेज उठा कर देख लीजिए, isn't it? Of course, you can't deny it. हाँ आप इसको इग्नोर कर सकते हो, छोड़िए नहीं, पर you can't deny it. It's reality, right? Anyway, so अगर आपको कभी इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में लिखना हो, और हाईली एजुकेटेड पर्सन, ये इन लोगों को जो महान लोग होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, उनको अगर क्रिटिसाइज करना हो तो आप ये इसका हवाला दे सकते हो कि भाई ये सारी चीज निकलती है मेट्रोमोल साइट की, ये क्या है, दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, व्हाट हैपेंड, ओके या। सो वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये कि दलित का मतलब क्या होता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन,
जिसे बोलते हैं ना शोषित लोग है, शोषित पीड़ित लोग है, तो मतलब क्या एक टूटा हुआ व्यक्ति है, टूट चुका है, वो बोलते हैं ना मैं टूट चुका हूँ यार, ये काम करके या फिर इस कारण में टूट चुका हूँ। तो ये लोग आर ये दीज पीपल्स आर ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड। ये वर्ड वो क्यों यूज करते हैं? ये वर्ड होता है दलित वर्ड यूज्ड बाय द लोअर कास्ट पीपल, लेट्स से एससी और एसटी। सो वो क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भाई हमारे साथ हिस्टोरिकल, देखिए हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है भाई। तो वो लोग अपने आप को दलित कहकर राइट। एनीवे, अब अभी अपन अम्बेडकर जी की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि अम्बेडकरिज्म और अम्बेडकर जी क्या इसके बारे में सोचते थे। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द जूटन। एक जूटन करके एक बायोग्राफी है बाय द मिस्टर ओम प्रकाश। मिस्टर ओम प्रकाश की एक बायोग्राफी है, बायोग्राफी उन्होंने खुद ने लिखी, ऑटोग्राफी है, उन्होंने खुद ने लिखी है, ठीक है। क्योंकि तो उसमें क्या है कि भाई साहब उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात की। उसमें उन्होंने बताया कि भाई जब ये ओम प्रकाश जी छोटे से थे तब वो स्कूल वगैरह जाते थे, तो उसके साथ उनके साथ सॉरी किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इस व्यक्ति को लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस व्यक्ति को क्लास के बाहर बैठाया जाता था। ही वॉज नॉट एबल टू सिट विद ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के साथ नहीं बैठ सकता था, वो नहीं बैठने में समर्थ था। Right. Even sometime he mentioned in his autobiography झूठन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि झूठन है एक ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी है? लिख देंगे ओम प्रकाश, राम शर्मा, क्रीम, दो तीन नाम और दे दिए, तो आप याद होना चाहिए ये किसकी ओम प्रकाश करके हैं। एंड वलम किस बुक ही बिलोंग्स टू दलित कैटेगरी और कैन से फ्रॉम द लोअर कास्ट कैटेगरी, और उन्होंने ये लिखी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था कि समटाइम उनको क्लासरूम भी क्लीन करना पड़ा। डू यू थिंक कि भाई एक स्टूडेंट है 6th क्लास या 7th क्लास या 8th क्लास का, उसको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आओ आप साफ करो? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया कि मेरे को क्लासरूम भी साफ किया जाता था। मेरे को जो हेडमास्टर है वो बोलते थे कि भाई आप जाइए यहाँ पे झाड़ू लगाइए, पूरे ग्राउंड को साफ कीजिए। He is talking about his headmaster। ये प्रकाश जी ओम प्रकाश जी उनके टीचर के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज करवाई। सो इट इज अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो भाई, तुम कहाँ इस व्यक्ति को सारे लोगों के साथ एक ही फ्रेम में, मतलब एक लेवल पे देखो, इक्वालिटी पे कहाँ देख रहे हो आप? ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना। क्यों आप दूसरे लोगों से नहीं पूछ रहे कि अभी सारे काम कीजिए? राइट। खैर कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा ये बुक, ठीक ठाक है। एनीवे, कम टू द पॉइंट नाउ। सी एक और सेकंड स्टोरी है इसी की बेस पे कि इनइक्वालिटी और आपके साथ किस तरह से भेदभाव होता है। वो एक यहाँ पर नहीं दे गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक कपल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एंड ही वाज मिस्टर और मिसिस अंसारी करके था, अंसारी। सो अंसारी दे बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, अंसारी आपको पता है। सो वो क्या होता है, रूम रेंट लेने के लिए, रूम को रेंट पर लेने के लिए पूरे शहर में एक सिटी है उसमें घूमते हैं। लेकिन पहले मकान मालिक के पास गए कि भाई साहब रूम चाहिए, तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा नाम मिस्टर ये है, और उन्होंने बोला कि मिस्टर मैं इनकी पत्नी हूँ, अंसारी हूँ। सो उनको ये बात बताई गई तो उन्होंने एक बार हाँ किया, लेकिन उनको बाद में पता चला कि अंसारी इज लाइक फ्रॉम समवेयर कुछ दाल में काला है, तो उनको लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी से आई थिंक। तो ऑनर ने बोला कि नहीं भाई साहब आप चिकन विकन तो नहीं खाते हो, आप मीट तो नहीं कंज्यूम करते हो। तो उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं करते हो, तो शायद उन्हें बोलते हैं कि नहीं सर हम आपको रूम नहीं दे सकते हैं। फिर सेम चीज वो दूसरी बिल्डिंग में गए, वहाँ की जगह उन्होंने देखा कि भाई साहब उनको रूम चाहिए, उन्होंने हाँ कर दिए। लेकिन बाद में ये पूछा कि भैया आपका क्या नाम है? उनका नाम बताया, अंसारी और ये वट एवर जो अंसारी करके है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब हमारा हम बिलोंग टू दिस कैटेगरी, एक्स कैटेगरी से बिलोंग करती है, और फिश वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है।
लेकिन लेकिन इन लोगों को, जो एक डीलर था, और इन लोगों को पता चला कि भाई साइड का जो रूम था, साइड की जो बिल्डिंग थी, वहीं से फिश बनने की खुशबू आ रही थी। और ये ओनर साहब बता रहे थे कि नहीं भाई साहब, हमारी पूरी कम्युनिटी और हमारी ये पूरी कॉलोनी है, बाकी जगह तो चिकन, बाप रे तोबा तोबा, चिकन विकिन सारी चीज, मीट वीट कुछ नहीं चलती, लेकिन असलियत ये थी कि फिश बनी हुई थी। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये सारी चीज खा रहे हो और इसी के नाम पर ये व्यक्ति जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस आप उनको डिनाई कर रहे हो। सो डोंट यू थिंक इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ऑफ कोर्स इट इज। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, राइट? कम टू द पॉइंट, ज़्यादा उसके स्टोरीज के बारे में अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अपने मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जो स्टोरी वगैरह होगी उसको ऊपर ऊपर ले लूंगा, बाकी आप अच्छे से रीड कीजिएगा। उसका क्रक्स क्या है मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। देखिए भाई साहब, हर एक काम बोलते हैं ना, शाहरुख खान की कोई मूवी का डायलॉग है, अम्मा जी या मम्मा जी बोलती है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसी तरह से भाई साहब है, ये he's like, शू वगैरह क्लीनर, शू वगैरह क्लीन करता, पॉलिश वगैरह करता है, ये एक बच्चा सा है, ठीक है। एक मूवी का सीन है, शायद आपने ये मूवी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ये सीन जाकर आप देखिएगा, सिर्फ ये सीन है। ये मूवी मूवी थी 1975 में, दीवार करके मूवी आई थी, इसका नाम है दीवार मूवी, राइट? सो ये दीवार, दीवार डी डबल ई डब्ल्यू ए आर, तो दीवार मूवी थी ये, 1975 में की मूवी आई थी। और उसमें ये एक सीन है ये वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये एक बड़े भाई साहब लोग ही हैं दोनों, ठीक है, कोई करेक्टर है मूवी में, वो अपने शू वगैरह क्लीन करवाते हैं और पैसे इनको फेंक के देते हैं। तो ये भाई साहब, ये छुटके ये बालक बैठे हैं, वो उनको उठ के बोलते हैं कि भाई साहब पैसे आप फेंक के मत दीजिए मुझे, ठीक है, पैसे मुझे हाथ में उठा के दीजिए। तो ये महारथी आए, वापस पैसा उठाए और इनको फिर देने लगे। सो ये व्यक्ति क्या बोलता है कि देखिए भाई साहब, ही फील्स दैट देयर इज डिग्निटी इन द वर्क, वो महसूस करता है कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए। शूज क्लीन कर रहा हूँ या कुछ भी क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा हूँ, सो आई डिजर्व रिस्पेक्ट। सर तो आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मेरी मेहनत की, फाइनली ये लोग उसको फिर पैसे हाथ में उठा कर देते हैं, राइट? जो भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, सर अभी वॉइस क्लियर नहीं आ तो रही आपकी। उस काम में एक रिस्पेक्ट होती है, and that risk, सब वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। पापा की किस्म हो सकती